Hello students, welcome to our channel Educom Institute. My name is Tanya and today's topic is pollen grain. So as in my previous tutorial हमने देख लिया था कि pollen grain कैसे बनते हैं, कैसे एक माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब दो माइक्रोस्पोरेंजियम मर्ज होके pollen से एक बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे pollen grain होते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हमने वो चीज़ पढ़ ली थी कि हमारे pollen grain किस तरीके से मतलब फॉर्म होते हैं. तो किस तरीके से फॉर्म होते हैं उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. तो पॉलन ग्रेन में क्या होता है, स्फेरिकल शेप के होते हैं. पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं और इनका जो डायामीटर होता है वो 20 to 25 माइक्रोमीटर तक का होता है. इतने छोटे हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं, राइट. और पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनमें दो लेयर्स होती हैं. पॉलन ग्रेन की दो लेयर्स होती हैं. ओके, जो पहली वाली लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एक्साइन और जो अंदर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंटाइन, राइट. एक्साइन जो होती है वो किससे बनती है, स्पोरो स्पोरोपोलिन से बनती है हमारी एक्साइन लेयर और एंटाइन बनती है पैक्टिन एंड सेल्यूलोज की, राइट. तो हमारी जो आउटर लेयर होती है वो स्पोरोपोलिन से बनती है, इनर लेयर जो होती है वो पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से बनती है. जो हमारी स्पोरोपोलिन होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है. बहुत ज़्यादा उसको हम मतलब रेजिस्टेंस सब्सटेंस होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है. और ये जो स्पोरोपोलिन है ये बहुत ज़्यादा, इस स्पोरोपोलिन की वजह से हमारे पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम को भी टॉलरेट कर सकते हैं, बेसिक मीडियम को भी टॉलरेट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिन, राइट. स्पोरोपोलिन अब हमारे जो बाहर की जो लेयर होती है यहाँ पे एक हमारे पास अपर्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर. जर्म पोर बोलते हैं. जहाँ से हमारे पॉलन ट्यूब एराइज होती है उसको हम जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है. यहाँ से हमारी पॉलन ट्यूब एराइज होती है, दैट इज़ वाई, ओके. और यहाँ पर मतलब आउटर लेयर की जो पूरी कवरिंग है, जो आउटर लेयर बना होता है वो पूरा स्पोरोपोलिन से बना होता है. बट यहाँ पर हमारे जर्म पोर पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है. तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा कि स्पोरोपोलिन कहाँ एब्सेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जर्म पोर पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है हमारा, राइट. और स्पोरोपोलिन हाँ मतलब मोस्टली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, इसीलिए हम इसको जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए हमें बहुत सारे वो चाहिए होते हैं, स्पर्म चाहिए होते हैं या मेल गैमेट्स चाहिए होते हैं कि हम बाद में उनको फर्टिलाइजेशन उनका कराएं. तो इसके लिए हम इनको स्टोर भी करा सकते हैं, ठीक है. तो हम इनको स्टोर भी करा सकते हैं. तो जो हमारे पॉलन ग्रेन हैं वो -196 डिग्री सेल्सियस में इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ स्टोर किया जाता है, ठीक है. हमारे पॉलन ग्रेन्स को -196 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर कर सकते हैं ताकि हम इन पॉलन ग्रेन्स का यूज़ बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए यूज़ कर सकें. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, राइट. ठीक है, तो ठीक है.
एंड अब जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, जब ये मैच्योर होता है हमारा पॉलन ग्रेन, तो हमारे पॉलन ग्रेन में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पॉलन ग्रेन में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। मान लेते हैं अगर यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा यहाँ पे कि 2 टाइप के सेल्स होंगे पॉलन ग्रेन में। पहला वाला जो होगा वो होगा वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल होता है और इसको हम नॉन रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं, राइट। और जो दूसरा होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। हमारे पास ये जो वेजिटेटिव सेल होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में हमारा जेनरेटिव सेल होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल का क्या फंक्शन है? तो वेजिटेटिव सेल क्या करता है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, ये हेल्प करता है हमारा पॉलन ट्यूब को एराइज करने में, पॉलन ट्यूब को बनाने में हमारा वेजिटेटिव सेल जो है वो काम आता है। और जेनरेटिव सेल को बनाने के लिए जेनरेटिव सेल का फंक्शन होता है कि ये 2 मेल गैमेट को प्रोड्यूस करे। तो 2 मेल गैमेट को बनाता है जेनरेटिव सेल और एक पॉलन ट्यूब को बनाता है हमारा वेजिटेटिव सेल। और थ्रू दैट पॉलन ट्यूब हमारा जो 2 मेल गैमेट्स हैं वो जाके कहाँ पे लैंड होते हैं, स्टिग्मा पर लैंड होते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन, ओके। और ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनसे वो भी होता है, एलर्जी भी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में एक नाम दे रखा है, कैरेट ग्रास, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में कैरेट ग्रास नाम दे रखा है, जिसको पार्थेनियम भी बोला जाता है, इसको पार्थेनियम भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। कुछ कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। तो ये एक ऐसा पॉलन ग्रेन, ऐसा प्लांट है जिसके पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, जैसे कि हमें अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, तो इन सब की वजह से होता है। और पॉलन ग्रेन्स को एज अ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए पॉलन ग्रेन्स का यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन्स को खाया भी जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट्स, राइट। अब क्या होता है, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड होना होता है और स्टिग्मा से फिर वो पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब बना के फिर वही फर्टिलाइजेशन होती है, जर्म सेल्स उसके साथ मेल गैमेट्स जो हैं उन पॉलन ट्यूब्स के हेल्थ से नीचे जाते हैं और एम्ब्रायो सेक के अंदर लैंड होते हैं। ये सारी चीज़ें फिर फर्टिलाइजेशन होती है। बट जब हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो शेड होता है, तो उसकी मतलब उसको स्टिग्मा पर लैंड होना होता है, वो भी अपनी वायबिलिटी को लूज़ करने से पहले। वायबिलिटी मतलब उसकी कैपेबिलिटी, वो कि कब तक वो पॉलन ग्रेन वर्किंग है, राइट। क्योंकि हर अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी होती है, जो उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी होती है कि वो पॉलन ट्यूब बनाएंगे, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, सबका अलग अलग टाइम होता है, राइट। तो सबका अलग अलग टाइम होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं राइस की, वीट की, ठीक है, राइस की, वीट की, तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं शेड होने के 30 मिनट्स तक 30 मिनट्स तक इनके पॉलन ग्रेन्स के अंदर
वायबिलिटी होती है, उनके पास वर्किंग कैपेबिलिटी होती है सिर्फ 30 मिनट तक, क्योंकि 30 मिनट के बाद अगर राइस का पॉलन ग्रेन किसी फ्लावर में जाके लैंड होता है तो वो मतलब जो रिजल्ट जो है फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो वायबिलिटी होती है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी ज़्यादा होती है, 1 मंथ भी हो सकती है और मोर देन 1 मंथ भी हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से वेरी करता है, राइट। और स्टूडेंट्स एक और चीज़, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है तुम्हें टू गेट 90+ मार्क्स, ओके। और मतलब सीबीएसई में तुम्हारे मार्क्स 90 अबव तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को लिख के नहीं देखोगे, तो तुम्हें लिख के देखना चाहिए। और हाँ, नीट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट का भी हाफ से ज़्यादा जो भी सिलेबस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ को लिख के देखिए, बिकॉज बिना लिखे आपके दिमाग में तो सब कुछ होगा कि हाँ ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, वहाँ जब तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो तुम्हें कुछ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ नहीं आएगी, तो तुम्हें लिख के देखना चाहिए, ठीक है। सो यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू।